नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे, जहां पर सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयास कर रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलने जा रहा है। यही नहीं, इस स्टेशन पर वाहन चार्ज करने के लिए आपको महज 2 रुपए चुकाने होंगे। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने खुद ही इसकी घोषणा की है। इसलिए अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आपके लिए घाटे का सौदा साबित नहीं होगा। अब महज 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से चार्ज किया जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो देश में पेट्रोल और डीजल की निर्भरता बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि राजधानी में इस साल 27 जून तक 100 चार्जिंग स्टेशन 500 चार्जिंग पॉइंट बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदने के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। दिल्ली सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। आप इन स्टेशनों पर अपने वाहनों को बहुत ही किफायती दर पर चार्ज कर सकेंगे। यहाँ ईवी से 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से शुल्क लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये स्टेशन देश में सबसे सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग करने वाला स्टेशन बताया जा रहा है। सरकार ने 7 अगस्त 2020 को अपनी ईवी नीति में कहा कि सरकार का लक्ष्य साल 2025 तक शहर के 25% वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना है और दिल्ली भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई पंजीकरण शुल्क या रोड टैक्स नहीं लगाया जाता। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी का भी ऐलान किया था और अब ये चार्जिंग स्टेशन बनाने का ऐलान किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। पहले ई वाहनों पर सब्सिडी की बात कही गई थी और अब इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बिल्कुल बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है और यहाँ तक कि 2025 तक का जो लक्ष्य रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं ऐसे दिल्ली के अंदर 25% की करीब इलेक्ट्रिक वाहनों को कहीं ना कहीं आगे लेके आना है और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो पेट्रोल डीजल की किल्लत जो नजर आती थी, यानी कि बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे, उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आती थी। मगर यहाँ पर बात करें अभी इलेक्ट्रिक व्हीकलों की, और जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री जो है सत्येंद्र जैन, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर वो 100 चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे और लगभग 500 जो चार्जिंग पॉइंट होंगे, तो वो दिल्ली के अंदर काफी बड़ी राहत होगी। और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकलों के लिए सबसे बड़ी यही परेशानी होती है कि चार्जिंग पॉइंट कहाँ मिलेंगे और कहाँ पर कितनी दूरी पर चार्जिंग पॉइंट मिलेगा और चार्जिंग कितने पैसे में की जाएगी। यहाँ पर भी दिल्ली सरकार ने काफी बड़ी कोशिश की है। 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चार्जिंग जो है वो कर सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे कहें तो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है ई व्हीकलों को लेकर काफी बड़ी राहत देने की कोशिश कर रही है और लोगों का झुकाव जो है वो ई व्हीकल की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अब 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ही चार्जिंग होगी, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की जो भारी मार थी, यानी कि महंगाई की जो मार थी, वो अब घटती हुई नजर आएगी और ई व्हीकल जो है बहुत सस्ते दामों के अंदर चार्जिंग होते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली को ग्रीन बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि पर्यावरण से जो प्रदूषण है उसको खत्म करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, इस फैसले को किस तरीके से जनता ले रही है? क्योंकि दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा प्रदूषण से प्रभावित रहती है। हमने देखा इस बार भी AQI कितना बुरी श्रेणी में जब पहुंच गया था, बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था। उसके बाद सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली की जनता को हुई और उसके बाद अब इस तरीके से दिल्ली सरकार के फैसले काफी सराहनीय भी कहे जा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन बिल्कुल देखने को मिलता है। जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आती है, चाहे वो दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें या और राज्यों की बात करें, वहां पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। क्योंकि जिस तरीके से बार बार कहीं पराली को लेकर या फिर कहें गाड़ियों के जो निकलने वाला जो धुआं था उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो थी वो परेशान होती हुई नजर आ रही थी। मगर जिस तरीके से अब ई व्हीकलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि जो पॉल्यूशन है वो काफी हद तक घटता हुआ नजर आएगा। और जिस
तरीके से ई व्हीकल दिल्ली के अंदर लगभग बढ़ते हुए नजर आएंगे, चाहे ये कहें 2025 तक के जो लक्ष्य रखा गया 25% जो है वो दिल्ली के अंदर ई व्हीकल होते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी पॉल्यूशन की जो समस्या है वो दिल्ली के अंदर खत्म होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से ई व्हीकलों को लिए जो चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, यानी कि 100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, 500 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। और जून तक, यानी कि जून तक ही इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद में जो कह सकते हैं और कोशिश की जाएगी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी और जनता के लिए भी। और जनता भी कहीं ना कहीं इस फैसले से, दिल्ली सरकार के इस फैसले से काफी हद तक संतुष्ट होती नजर आ रही है। और जो चार्जिंग की समस्या थी कि भाई चार्जिंग कहाँ मिल पाएगी, उनको कितने पैसे देने पड़ेंगे, चार्जिंग जो है वो महंगी तो नहीं पड़ेगी, यहाँ पर चार्जिंग को लिए बिल्कुल दिल्ली सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है, 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चार्जिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत वाली साथ जरूर है दिल्ली की जनता के लिए। जी, दिल्ली की जनता को बहुत ही किफायती दरों पर ये चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराए हैं दिल्ली सरकार ने, जो कराएगी। उसके बाद क्या वाकई ये लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की जो दिलचस्पी है लोगों की उस तरफ बढ़ेगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने भी बताया कि लोग चाहते हैं कि आखिर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें तो उसके बाद उसको चार्ज कहाँ करेंगे। अब चार्जिंग पॉइंट भी बना दिए गए हैं, वो भी मात्र 2 रुपए में। तो क्या इसके लिए रुझान एक बार फिर से इस तरफ जाएगा जनता का? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जनता की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लेते हैं तो उनको चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिलेगा, चार्जिंग पॉइंट कहाँ मिलेगा और कितने रुपए में चार्जिंग की जाएगी, ये सबसे बड़ी दुविधा थी। मगर अब दिल्ली सरकार ने यही दुविधा को दूर करने के लिए दिल्ली के अंदर 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बिल्कुल कोशिश कर दी गई है। और यहाँ तक कि ये जून के लिए, जून तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। और यहाँ तक कि जो यूनिट है, यानी कि 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से चार्जिंग मिलेगी, तो ये काफी बड़ी सहायता जरूर होगी दिल्ली की जनता के लिए। क्योंकि दिल्ली की जनता यही सोच रही थी कि दिल्ली जो चार्जिंग कह सकते हैं यूनिट होगी वो कितने रुपए के हिसाब से होगी। अब 2 रुपए के प्रति यूनिट के हिसाब से होगी, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकलों की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदना आसान होगा। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकलों पर सब्सिडी दे रही है, यहाँ तक कि छूट भी दी जा रही है, लगातार कोशिश भी की जा रही है, चाहे वो ई व्हीकल की बात करें, ई कारों की बात करें, ई बाइकों की बात करें, ई स्कूटर की बात करें, ई साइकिलों की बात करें, लगातार उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से अब सस्ते दामों पर यानी कि चार्जिंग मिलेगी, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी राहत जरूर होगी दोनों तरफ से। क्योंकि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन घटाना चाहती है और दिल्ली की जनता जो है वो सस्ते दामों पर चार्जिंग चाहती है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है और दोनों ही सूरतों में जनता को और सरकार को दोनों ही सूरतों में फायदा होता हुआ नजर आएगा। जी, 2025 तक ये जो लक्ष्य है इसको पूरा करने की बात की गई है। 500 चार्जिंग जो पॉइंट्स है वो बनाने की बात कही गई है। अब 2025 तक का समय जनता के पास है। इन 3 सालों में सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया है दिल्ली सरकार ने। तो यानी कि जनता के लिए तो ये दोनों तरफ से किफायती हुआ। आपको चार्जिंग स्टेशन भी मात्र 2 रुपए में मिल रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आपको वाहन चाहिए तो उस पर भी आपको सब्सिडी मिल रही है। इसमें दिल्ली सरकार किस तरीके से अपनी बेहतरी देख रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि जो पॉल्यूशन की समस्या थी उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को निजात देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सस्ते दामों पर चार्जिंग मिलेगी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 100 बड़े चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, 500 जो चार्जिंग पॉइंट होंगे, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ये परेशानी खत्म हो जाएगी कि उनको चार्जिंग कहाँ मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, कितने दाम पर मिलेगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया। क्योंकि 2 रुपए यूनिट के हिसाब से ही चार्जिंग जो मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी सहायता जरूर है। और जहां तक कि दिल्ली की जनता के जो पेट्रोल डीजल की वजह से कहीं ना कहीं परेशान थी कि आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, उससे कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती नजर आ रही थी। और अब जिस तरीके से 2 रुपए यूनिट के हिसाब से ही बिजली मिलेगी, यानी कि कह सकते हैं चार्जिंग मिलेगी, तो काफी बड़ी सहायता जरूर है। मगर जिस तरीके से अब ई व्हीकलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ई व्हीकलों के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 25% तक दिल्ली के अंदर ई व्हीकल होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बिल्कुल कोशिश कर रही है और उस कोशिश को दिल्ली की जनता भी सराहनीय बताती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से 2025 तक काफी हद तक जो ई व्हीकल दिल्ली के अंदर नजर आएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की समस्या जो है वो भी खत्म होती हुई नजर आएगी। और दिल्ली की जनता को महंगाई जो है कि पेट्रोल डीजल से जो राहत नहीं मिल रही थी, अब वो राहत भी मिलती नजर आएगी, क्योंकि 2 रुपए यूनिट के हिसाब से ही चार्जिंग मिल पाएगी उनकी व्हीकलों को। जी, ठीक है राजीव, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आप कह लीजिए, राजधानी दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उन पर ना तो कोई रोड टैक्स लिया जाता है ना फिर या फिर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है वो लिया जाता है। तो ये भी काफी किफायती लोगों के लिए है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ई व्हीकलों के रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर ई व्हीकलों पर चार्जिंग के लिए, वो नहीं लिया जा रहा है और उल्टा यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो कहीं न कहीं मॉडल के हिसाब से, यानी कि फिर जो ई व्हीकल है उनके हिसाब से भी सब्सिडी दी जा रही है, छूट भी दी जा रही है। तो कहीं न कहीं ई व्हीकलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिसकी वजह से कहीं न कहीं जनता भी संतुष्ट होती हुई नज़र आ रही है और ई व्हीकल जो लेकर दिल्ली की जनता जो है वो यही सोच रही थी कि ई व्हीकल जो लेना उनको लिए घाटा का सौदा तो नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग जो महंगी पड़ेगी या फिर ई व्हीकलों को लेकर वो कहीं ना कहीं परेशानियों पर तो नहीं फंसेंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है और ई व्हीकलों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है, छूट भी दी जा रही है, जनता को भी छूट दी जा रही है और यहाँ तक कि जब 2 रुपए यूनिट के हिसाब से चार्जिंग मिलेगी तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी कोशिश जरूर दिल्ली सरकार करती नजर आ रही है, पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए भी और जनता को राहत देने के लिए भी। मगर जिस तरीके से ई व्हीकल का बढ़ावा होता जा रहा है, जनता भी कहीं ना कहीं ई व्हीकलों को खरीद रही है, चाहे वो स्कूटी की बात करें, ई कारों की बात करें या फिर ई साइकिल की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार से इस फैसले से काफी हद तक संतुष्ट होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो भी कम होती नजर आएगी अब जी। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाता रहा और चार्जिंग स्टेशन ऐसे बने तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब आम जनता को पेट्रोल डीजल पर निर्भर रहना कोई मतलब ही नहीं होगा पेट्रोल डीजल से। तो बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पेट्रोल डीजल से कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता बिल्कुल परेशान थी, क्योंकि वो आए तीसरे दिन यानी कि पेट्रोल डीजल जो थे वो बढ़ जाते थे, यानी कि उनके दाम बढ़ जाते थे और जनता कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आती है। और पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते थे तो सीधा सीधा उनकी घर की रसोई पर पड़ता था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से चार्जिंग पॉइंट सस्ती कर दी जाएगी, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और यहाँ तक कि ये जो चार्जिंग का जो चार्ज है वो भी कहीं ना कहीं 2 रुपए यूनिट रखा गया, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं लोगों को सहायता मिलेगी और यहाँ तक कि जो उनकी घर की रसोई पर जो बजट पड़ रहा था, जो महंगाई की मार पड़ रही थी, वो भी घटती हुई नजर आएगी और जो पेट्रोल और डीजल पर निर्भर होना पड़ता था वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी कोशिश जरूर की जा रही है और जनता भी कहीं ना कहीं इस सरकार के इस फैसले के बिल्कुल साथ होती हुई नजर आ रही है जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रयास कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन अगर चलेंगे तो किसी भी तरीके से वाहनों का जो धुआं है वो प्रदूषण नहीं करेगा, पर्यावरण में नहीं मिलेगा और दिल्ली वासियों को प्रदूषण से काफी राहत मिलेगी। चलिए तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। 5 दिनों पहले सोमवार शाम को पंजाब के जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी खिलाड़ी की संदीप नंगल अंबिया की कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान स्टेडियम में ही दर्शकों के सामने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मृतक संदीप भारतीय मूल का है, लेकिन पिछले कई सालों से विदेश में रह रहा था। मामले में बताया जा रहा है कि संदीप ने इंग्लैंड की नागरिकता ले रखी थी और अब संदीप की हत्या की गुत्थी सुलझाने का काम पंजाब पुलिस कर रही है। इस बीच इस हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक संदीप की हत्या की सुपारी तिहाड़ जेल के अंदर बैठे कुछ गैंगस्टर ने ली थी। इसके बाद हरियाणा से कुछ गैंगस्टर भेजकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में तिहाड़ जेल में कैद कौशल चौधरी, जग्गू भगवानपुरिया और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार सुबह स्पेशल सेल की टीम तिहाड़ जेल पहुंची और उन गैंगस्टर सहित कुछ अन्य गैंगस्टर के गुर्गों से कई घंटों तक पूछताछ की। उसके बाद पंजाब पुलिस के साथ स्पेशल सेल की टीम ने कई महत्वपूर्ण इनपुट्स और रिपोर्ट साझा किया। जिसके बाद पंजाब पुलिस की टीम तिहाड़ जेल पहुंचकर गैंगस्टर कौशल चौधरी को अपने साथ लेकर चली गई। कौशल चौधरी से जालंधर में पूछताछ की जाएगी। संदीप नंगल अंबिया जो भारतीय मूल के हैं और विदेशों में वो रह रहे हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद ये हत्या की गुत्थी लगातार उलझती जा रही थी, लेकिन पुलिस ने मात्र 5 दिनों के भीतर इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है और
इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से संदीप नंगल की हत्या की गई थी, उसके बाद अब इसमें अहम खुलासे हुए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, अगर हम बात करें जो कबड्डी खिलाड़ी संदीप के मर्डर केस की बात करें कि तो एक टूर्नामेंट के दौरान उनकी वहाँ पे हत्या हो गई है, तो पंजाब पुलिस ने उसमें बड़ी कामयाबी हासिल की और उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हम कहें कि बहुत बड़ी कामयाबी, अगर हम कहें कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अगर हम कहें कि सीधे तौर पे पंजाब पुलिस के ऊपर था कि इंडिया का इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी को एक टूर्नामेंट के दौरान जो सरेआम गोली मार दी गई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर स्थिति के ऊपर सवाल खड़े हो गए थे। अब इसी केस को जो हम कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर सीधे तौर पर हम कहें कि सॉल्व कर दिया है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से 3 उनके जो 4 गिरफ्तार, उसमें ये भी पता चला कि इसमें 3 साजिशकर्ता हैं जो हाई प्रोफाइल हत्या मामले को सुलझाने का दावा भी, अगर हम कह सकते हैं, इस तरह किया, जिसमें इंटरनेशनल, ये हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हथियारों के बीच में बाहर से तौर में फॉरेन नेशनल के इसमें हाथ होने की बात सामने आई है। तिहाड़ जेल में बंद थे ये जो लोग, जो गैंगस्टर तिहाड़ जेल में बंद थे, उन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने सुपारी ली इनकी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, कौशल चौधरी का नाम सामने आ रहा है और इनसे पूछताछ भी हुई है। इस पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे हुए अमित? देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो चारों अपराधी पकड़े गए हैं, चारों ही हिस्ट्री शीटर हैं और इनके ऊपर 20 से अधिक आपराधिक मामले पहले से ही चल रहे हैं, जिसमें ज्यादातर अगर हम कहें कि कत्ल या इरादतन कत्ल के केस हैं। बाकी तौर पर कि हम कहें कि प्री प्लान मर्डर कहीं ना कहीं से लग रहा है। और वहीं अगर हम कहें कि जिनकी पहचान की गई है, तो आपको बता दें इन सबके कि फतेह सिंह उर्फ युवराज निवास संगरूर से हैं, कैसल चौधरी निवासी नारपुर रूपा गुरुग्राम हरियाणा से, फिर हरियाणा के गांव मशहूर पलवल के अमित डगरा और सिमरनजीत सिंह उर्फ सिद्धार्थ सिंह उर्फ गैंगस्टर निवासी गांव मोधापुर पीलीभीत। ये इन 4 लोग जो है, हम कहें सीधे तौर पे इनकी अभी तक बात हुई है। इनकी पहचान अगर हम कहें तो यहाँ 3 मुख्य जो साजिशकर्ताओं को भी नामजद किया है, जिसमें उनकी पहचान सनोवर ढिल्लो जो अमृतसर का निवासी है और आजकल ब्रैम्पटन है, या कि हम कहेंगे बाहर है, ब्रैम्पटन ओंटारियो में है, तो वहीं रहते हैं। तो दूसरे अगर हम बात करें कि सुखविंदर सिंह है, और जो तीसरे की पहचान हुई है उनका नाम अभी डिस्क्लोज हम कह सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, पर 2 लोगों की पहचान अगर हम कहेंगे जो इंडिया से बाहर है उनकी कर दी गई है, और एक इंडियन सिटीजन जो अभी पंजाब लुधियाना में है, उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर हम कह सकते हैं कि उनके हाथ लगी है। जिनसे पूछताछ हुई है उनसे क्या कुछ अहम खुलासे हुए? क्या मामले में कारण क्या था हत्या का, ये पता चला? आपसी रंजिश की अब तक एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्लियर होकर सामने आई है। इससे ऊपर अभी तक जो हम कहेंगे पंजाब पुलिस ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। अभी तक जो बेसिक जानकारी आई है उसमें से यही खुलासा हुआ है कि आपसी रंजिश और एक प्री प्लान मर्डर, क्योंकि जो चारों शूटर्स हैं, हिस्ट्री शूटर हैं, उनको पेड शूटिंग के तहत ही ये हमला करवाया गया। ठीक है अमित, देखिए तिहाड़ जेल में बंद है ये 3 जो गैंगस्टर है, उन्होंने सुपारी ली है। आखिर तिहाड़ जेल में बंद जो गैंगस्टर है वो किस तरीके से उनसे कनेक्शन हुआ, उनसे तमाम कांटेक्ट हुआ, ये सब बातें खुलकर सामने आई? देखिए, पुलिस अपने हिसाब से अभी छानबीन करी है, कई पूछताछ चल रही है। अगर हम कह सकते हैं कि पहले जहाँ पे हम कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने उनके गैंगस्टर के ऊपर सीधे तौर पर हम कह रहे थे कि उनके ग्रुप के ऊपर इल्जाम लग रहा था, तो उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा फेसबुक पोस्ट डाल के कहा कि उन्होंने ये हत्या नहीं की थी। ये एक तरह से उनकी तरफ से सफाई दी गई थी कि उनकी तरफ से नहीं की गई, पर अभी भी इस पर जांच चल रही है कि आखिर ये लिंक बने कैसे, क्योंकि ऑफकोर्स गैंगस्टर के लिंक नॉर्मल लोग नहीं आते, और ऐसे में ये चीज को पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई मिडलमैन तो नहीं होती। चारों ने नाम तो डिस्क्लोज करते हैं कि किन तीनों से मिली साजिश के तहत किए गए, पर मिडलमैन अभी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस गैंगस्टर के थ्रू ये मिडलमैन थे, या फिर इनकी कोई पर्सनल कनेक्शन था इन सबसे। पर्सनल कनेक्शन इन सब से था ये कहा जा रहा है, लेकिन बीच की कड़ी जो है उसको अभी भी सुलझाया नहीं है पुलिस ने। बहरहाल कौशल चौधरी जो है उनसे पूछताछ अभी होनी बाकी है। किस तरीके से उनसे पूछताछ होगी, क्या कोई सवालों की लिस्ट जारी हुई है? देखिए, बाकायदा हर एक से यही पहले तो ये चीज है कि क्या ये प्री प्लान मर्डर, पहले जो इंसिडेंट लग रहा था जी जब टूर्नामेंट हुआ, तो ऐसे पहले लग रहा था कि टूर्नामेंट
जो फर्स्ट अगर हम कहें कि ऐसा लग रहा है टूर्नामेंट में बहस के दौरान गुस्से में आके ये मर्डर किया गया था, पर जब एक हफ्ते बाद छानबीन हुई सब कुछ हुई तब ये चीज खुल के सामने आ रही कि एक प्री प्लान मर्डर सीधे तौर पर नजर आए। पहली चीज एक इमेज जरूर दी गई थी कि इरादे गुस्से में किया गया कत्ल था, कि लड़ाई झगड़े में जो आमतौर पर अगर हम इंसिडेंट हो जाते हैं जब बात ज्यादा आगे चली जाती है उस चीज में ये था। पर अब जैसे जैसे छानबीन चल रही है वैसे भी चीजें सामने आ रही हैं कि ये एक इरादतन कत्ल था, एक प्री प्लान कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। अब ये चीज चेक की जा रही है कि क्या इस मर्डर के ऊपर क्या पर्सन रंजिश थी या फिर इससे भी आगे इसके साथ क्या और किसी आगे चीजों से जुड़े सकते हैं, किसी सिंडिकेट से जुड़े सकते, किसी गैंगस्टर या फिर हम कहेंगे गैंग फाइट से तो नहीं जुड़े, किसी दो गुटों के बीच में लड़ाई उसको लेके तो नहीं है। तो उन सभी चीजों को सीधे तौर पर हम कहेंगे छानबीन की जा रही है। अमित, फिलहाल जिस तरीके से देखिए जो 4 लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस द्वारा, उनसे कुछ ना कुछ सवाल हुए होंगे पुलिस के। कोई अहम खुलासा, कोई बीच की कड़ी, कोई ऐसा सबूत पुलिस के हाथ लगा जिससे कार्रवाई आगे बढ़े? देखिए अगर हम कहेंगे पुलिस के वास्ते अगर हम बकायदा राइफल बरामद कर दी गई जिससे मर्डर किया गया। एसपी जलंधर सुंदर सिंह ने कहा है कि जो फतेह ने कबूल किया है कि सनोवर से उनको जो निर्देश मिले थे उनका पालन उन्होंने किया है, जिसके बाद उन्होंने अमित डागरा, कैशल चौधरी, जगजीत सिंह, वहीं लकी पटियाला और सुख को अपने यहाँ पे रुकवाया था। तो कहीं ना कहीं चीजें स्टेप बाय स्टेप अभी एक एक परत खुल रही है। अभी कामयाबी ये है कि चारों शूटर्स को पकड़ लिया गया और जो प्लानर है उनका पता लग चुका है। अभी देखना होगा कि और जो इंडिया से बाहर बैठे हैं उन्हें कब पुलिस पकड़ती है और अपने पास भारत में वापस ले आती है और उनको सजा मिलती है। जी ठीक है, आगे पुलिस किस आधार पर कार्रवाई कर रही है? और ये जो मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है, पिछले 5 दिन हो गए हैं, लेकिन कई अहम खुलासे इसमें अभी होने बाकी है। आखिर हत्या के कारण और क्यों हत्या की गई, किस तरीके से वहां पर स्टेडियम में, देखिए स्टेडियम के अंदर जब दर्शकों के सामने उनको गोलियों से भुना गया, तो आखिर स्टेडियम के अंदर इतने हथियार लेकर कैसे वो जा सके, और ये तमाम चीजें अभी खुलना बाकी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसकी पॉलिटिकल प्रेशर सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि पड़ चुका है, क्योंकि हम देखें कि हमारे एक विधायक भी कबड्डी खिलाड़ी हैं। कल हमसे बात की थी तो गुलाब से वो कबड्डी खिलाड़ी, उन्होंने खुद बताया था कि संदीप के बकायद जब उनका अंतिम संस्कार तो वहाँ पे वो जा रहे थे, उन्होंने चीज़ों पर एक सीधा बात बोली कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी इस तरह चला गया। और वैसे उन्होंने सीधे तौर पर भगत मान ने भी इसके ऊपर अगर हम कहेंगे कामना जताई थी। तो कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जरूर था और इस चीज को जरूर बार बार बोला जा रहा है कि आखिर स्टेडियम के अंदर हथियार चले कैसे गए। कि आमतौर पर कबड्डी टूर्नामेंट में ज्यादा सच्चाई रखी जाती है, पर क्योंकि आसपास से बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, क्योंकि अगर हम स्टेडियम में जो बल्कि वीडियो सामने आ रही है उसमें सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि बिल्कुल अचानक से ही एक गाड़ी में आते हैं और उसके बाद सीधे बाहर निकल के ही फायरिंग शुरू कर दी। तो इस बात की छानबीन की जा रही है कि गाड़ी पहले अंदर कैसे आई और गाड़ी अगर अंदर आई तो उसकी चेकिंग क्यों नहीं हुई। तो इसमें क्या पुलिस की लापरवाही थी या फिर जो स्टाफ मैनेजमेंट था उसकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। पर अब ये चीज क्लियर कुछ समय तक ही हो पाएगी कि आखिर क्या जो स्टाफ मैनेजमेंट है क्या उन्होंने कोई रियायत दी थी या उनका भी उसमें कहीं हाथ तो नहीं है जो उन्होंने उनको अंदर आने दिया, या फिर एक हम कह सकते हैं कि टूर्नामेंट के दौरान एक लापरवाही थी जो लापरवाही एक बहुत बड़ी इंसिडेंट का कारण बन गई। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर क्या बीजेपी में जाने वाले हैं? इस सवाल को लेकर यूपी के राजनीतिक गलियारों में शनिवार को अचानक अटकलें लगाई जाने लगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राजभर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अब ओम प्रकाश राजभर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सफाई दी है। उन्होंने बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात की तस्वीरें पुरानी हो सकती हैं।
ओम प्रकाश राजभर ने ये भी कहा कि न चर्चा है न मुलाकात है, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली है। अभी तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि 21 तारीख को शपथ ग्रहण है, फिर देखा कि 25 को है। हमारा तो खुद ही 28 तारीख को संयुक्त कार्यक्रम गाजीपुर जखूराबाद में है। एक प्रश्न के उत्तर में राजभर ने दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में बैठकों का दौर भी चल रहा है। अमित शाह से मुलाकात पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये सब गलत सूचनाएं हैं, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग जहां हैं वहीं पर हैं। मुलाकात तस्वीरों पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमारी तो बहुत सी तस्वीरें अमित शाह के साथ हैं, 50 फोटो मीडिया के पास होंगी, कहीं भी लगाकर वो लोग फिट कर देते हैं। राजभर ने कहा कि हम सपा के साथ हैं और सपा के साथ ही रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से राजभर की अटकलें लगाई जा रही थी कि वे एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है, क्या कुछ है जानकारी? देखिए मुस्कान, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में थे और उसके बाद 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ चले गए थे गठबंधन में। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी और गठबंधन की हार हुई है उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव में, तो वहीं इस बीच में एक ओम प्रकाश राजभर और अमित शाह की फोटो वायरल हो रही है और उस वायरल पे ओम प्रकाश राजभर और उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं और अमित शाह से और शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ होंगे। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उस पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया भी दी है और ये साफ तौर पे ये आरोपों को खारिज किया है और खारिज करते हुए साफ कहा है कि वो फोटो वायरल हो रही है, वो पुरानी फोटो हो सकती है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हमने पहले भी कई फोटो खिंचाई जब मैं उनके साथ गठबंधन में था और ये पूरी तरह से अफवाह है कि हम एनडीए में नहीं शामिल हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी हम समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और अखिलेश यादव के साथ रहेंगे और मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे। और इस पर जो लगातार जो वीडियो वायरल हो रहे थे उस पर फोटो जो अमित शाह उनके साथ आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम ओम प्रकाश राजभर ने लगाया है। ठीक है जितेंद्र, लेकिन अगर अटकलों का बाजार गर्म हुआ तो उसके पीछे का कोई तो कारण रहा होगा। ये अटकलों की शुरुआत कहां से हुई? देखिए ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर को सीट के या यूं कहे कि उनको भारतीय जनता पार्टी से पहले गुरेज था और अब ये जिस तरह की फोटो सामने आ रही है अमित शाह के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तो जाहिर सी बात है कि अटकलें इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि ये फोटो लगातार वायरल हो रही थी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की वायरल हो रही थी। इसी के बाद ये राजनीति का जो बाजार है वो गर्म हुआ था और ये माना जा रहा था कि एनडीए के साथ लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जा सकते हैं गठबंधन के तौर पर, लेकिन उन्हीं सब बातों पर पूरी तरह से ओम प्रकाश राजभर ने विराम लगा दिया और ये बात कही कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 21 को लगाया जाता, 25 को हो रहा है, हमारा खुद कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जमशेदपुर में है और हम जो भी जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। जो वायरल हो रही है पुरानी फोटो हो सकती हैं और उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगाया और ये बात कही कि हम लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। ठीक है, एमएलसी चुनावों को लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव भी हम एक साथ लड़ेंगे, उनके साथ मिलकर, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब अगर एमएलसी की बात करें तो सपा के पास कुछ 48 के करीब सीटें हैं एमएलसी चुनावों के लिए और विधान परिषद में, और बीजेपी के पास 36 के करीब सीटें हैं। समीकरण अगर राजभर रहते हैं सपा के साथ तो क्या बनेंगे? देखिए अभी तक तो फिलहाल अभी कुछ तय नहीं हुआ है और ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मेरा मानना है कि शायद उनको वो एमएलसी बनकर नहीं जाना चाहेंगे और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव भेज भी सकते हैं, लेकिन अभी तक थोड़ा सा विराम लगा क्योंकि नामांकन शुरू हो चुका है विधान परिषद की और 48 और 36 का आंकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उनके पास बहुमत हो और ज्यादा से ज्यादा एमएलसी उनके साथ हो। तो इस समय राजनीति है और राजनीतियों में जरूर एक दूसरे के पास जा सकते हैं और गठबंधन के तौर पर ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि
जिस तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं उनको ओम प्रकाश राजभर और उनकी अमित शाह के साथ मुलाकात हो रही है, तो शायद ओम प्रकाश राजभर एक पलटी मारना चाहते हैं, लेकिन उन पलटी पे अभी फिलहाल उन्होंने विराम लगा रखा है। लेकिन हालांकि अभी कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता राजनीति में कब क्या हो जाए, लेकिन जिस तरह की फोटो आ रही है वो कुछ और ही बयान कर रही है। ठीक है, लेकिन फोटो पर उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया के पास मेरी 50 फोटोज होंगी अमित शाह के साथ, क्योंकि पहले वो गठबंधन में उनके साथ थे। तो उन्होंने इस दौरान मीडिया पर भी सवाल उठाए और कहा कि मीडिया का कुछ नहीं पता, वो कहीं भी फोटो चिपका देते। इस तरीके की बातें उन्होंने कही। देखिए, कुछ भी ओम प्रकाश राजभर पहले भी कई मीडिया को आरोप लगा चुके हैं और इस तरह की फोटो की जो बात कर रही है, ये बात सच है कि हालांकि ओम प्रकाश राजभर की फोटो अमित शाह के साथ होगी गठबंधन के दौरान, लेकिन वो फोटो इस समय मौजूदा समय में ही क्यों दिखाई दे रही है, क्यों वायरल हो रही है फोटो? और अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है कि वो भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन के तौर पर जा सकते हैं, तो ये अटकलें कब आखिरकार ओम प्रकाश राजभर विराम लगा सकते? शायद समाजवादी पार्टी से क्या जिस तरह से गठबंधन हुआ था उसमें हालांकि मजबूती से नहीं जीत पाए और सरकार नहीं बना पाए, तो जाहिर सी बात है नाराजगी जरूर हो सकती है नेताओं के बीच में, और कहीं ना कहीं वो नाराजगी के चलते हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर कहीं जा सके। लेकिन अपने बयानों में ओम प्रकाश राजभर कुछ और कह रहे हैं और उनकी तस्वीरें कुछ और कह रही है। ये थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा विधान परिषद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, कि आखिरकार ओम प्रकाश क्या कहीं जाना चाहते हैं, दल बदल करना चाहते हैं। ये तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से अटकलें उनके खिलाफ लग रही थी कि वो जा सकते हैं एनडीए के साथ, गठबंधन के साथ, क्या इसको लेकर समाजवादी पार्टी या फिर आरएलडी की ओर से कोई बयान सामने है? क्योंकि गठबंधन में वो भी हैं राजभर के साथ। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी गठबंधन की कहे आरएलडी की बात करें और समाजवादी पार्टी की बात करें, अभी किसी की कोई भी प्रतिक्रिया ओम प्रकाश राजभर के इस फोटो पर नहीं आया है, और अभी सिर्फ सफाई के तौर पर ओम प्रकाश राजभर ही इस पर सफाई दे रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, गठबंधन के साथ ही रहेंगे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधान परिषद चुनाव हो। इस तरह के बयान तो ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं, लेकिन आंतरिक मामला कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि वो फोटो इस समय मौजूदा समय, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार चुनावी माहौल चल ही रहा है, विधानसभा चुनाव खत्म हुआ है, 25 मार्च को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार पुनः शपथ ग्रहण समारोह शपथ लेगी, और वहीं दूसरी बात विधान परिषद का चुनाव भी है। विधान परिषद के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि बहुमत भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, और शायद ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो वो किया है कि वो कुछ भी कर सकती है, और उस पर क्या करना होगा, क्या ओम प्रकाश राजभर से आंतरिक बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, क्योंकि बहुमत समाजवादी पार्टी भी चाहती है, क्योंकि हालांकि समाजवादी पार्टी के पास एमएलसी ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी की कम है। हालांकि राजनीति है और राजनीति में चर्चाएं जरूर चलती है, और चर्चाएं कितनी सही है ये तो थोड़ा सा हमें इंतजार करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है जितेंद्र, एक बात देखिए ये भी है कि जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि वो जा सकते हैं, राजभर जो है वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। अब अगर कुछ समीकरणों की सीटों की बात कर लें तो हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें विधानसभा के समाजवादी पार्टी के पास 111 के करीब सीटें हैं, और आरएलडी जयंत चौधरी की जो पार्टी है उसके पास 8 सीटें हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात करें तो इनके पास मात्र 6 सीटें हैं, 6 विधायक हैं। अब ये 6 विधायक अगर जाते हैं बीजेपी में तो बीजेपी को तो कुछ खास फायदा दिखाई नहीं देता, लेकिन सपा को क्या नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, नुकसान तो बिल्कुल जाहिर सी बात की, कोई 6 विधायक सीधे जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 276 सीटें हैं, वो उनके पास तो विधायकों की संख्या ज्यादा ही है, लेकिन राजनीति में कुछ भी कभी भी कहा कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात आपने सच कही नुकसान, ये बात इससे अगर ओम प्रकाश राजभर जाते हैं एनडीए के साथ तो जरूर समाजवादी पार्टी को और जो गठबंधन है उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि विधानसभा में जो सपा है वो फिर कमजोर पड़ती नजर आएगी, और क्योंकि 6 सीटें अगर जाती है, पहले ही बीजेपी के पास तो पूर्ण बहुमत है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सपा के पास 125 है, उसमें से फिर 121 सीटें क्यों करीब रह जाएंगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है 125 से, और जब ये 6 विधायक हटेंगे तो 121 इनके पास रह जाएंगी, और हालांकि समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही होगी, अगर ओम प्रकाश राजभर के अंदर से कोई अंदर खाने से कोई बातचीत चल रही होगी, और ओम प्रकाश राजभर शायद अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए ये
पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, फिर फायदा देखा समाजवादी पार्टी में तो समाजवादी पार्टी की ओर चले आए। अब तो वो फायदा ही देखना चाह रहे हैं। कितना फायदा होता है ये तो थोड़ा-सा ये विधान परिषद के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के आने से इनके पास आने से शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये कि एमएलसी जरूर जा सकता है, बढ़ सकता है। हम्म, अगर राजभर जाते हैं तो उनको रोकने के लिए सपा अध्यक्ष का कोई बयान ऐसा जो लगे कि उनको रोका जा सकता हो? देखिए, अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से किसी भी नेता का या खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया सामने। और उनके बयान आने से पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया और क्लियर कर दिया कि हम समाजवादी पार्टी के अलावा किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। हमारा गठबंधन था, विधान परिषद में भी गठबंधन रहेगा और लोकसभा में भी गठबंधन रहेगा। लेकिन राजनीति जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत सबसे बड़ी सियासत होती है और वही सियासत दिल्ली तक रास्ता तय करती है। और इसके बाद क्या होगा कि वाकई ओम प्रकाश राजभर का अंदरी जो खाने से बातचीत चल रही है या ये जो फोटो है वो सत्य है या वायरल हो रही है, ये विधान परिषद के चुनाव में बीच में ही जल्द पता चल जाएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से लगातार ओपी राजभर के एनडीए में जाने की अटकलें लग रही थी, उस पर विराम लगाते हुए उन्होंने खुद कहा कि वो सपा के साथ हैं और सपा के साथ ही रहेंगे। तो अटकलों पर खुद राजभर ने विराम लगाया है। हालांकि अगर राजभर जाते हैं तो 6 सीटें उनके पास विधानसभा चुनावों से आई है। अगर राजभर जाते हैं सपा के पास 125 में से फिर 119 सीटें रह जाती हैं और 6 सीटें सीधे 6 विधानसभा जो है 6 विधायक जो है वो सीधे सपा से कम हो जाएंगे, जिसके बाद सपा जो है वो कहीं ना कहीं विधानसभा में खुद को कमजोर पाएगी। लोकसभा में वैसे ही सपा की मात्र 5 सीटें हैं, इसलिए जो गठबंधन है वो कोशिश करेगा कि राजभर कहीं भी ना जाएं। और हालांकि राजभर ने खुद ही इस पर विराम लगा दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और एमएलसी के चुनाव भी सपा के साथ ही लड़ेंगे। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने राज्य में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी को गठबंधन का ऑफर दिया है। आपको बता दें कि इस ऑफर से फिलहाल बीजेपी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आघाड़ी में शामिल दलों के बीच आग जरूर लग गई है। इस ऑफर को लेकर जहां शिवसेना बुरी तरीके से चिढ़ गई है, तो वहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर इसे ठुकरा दिया है। दरअसल हाल ही में एनसीपी नेता और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इम्तियाज जलील के साथ मुलाकात हुई थी। जलील की माता के इंतकाल के बाद टोपे उनके परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान ही जलील ने टोपे के सामने आघाड़ी में शामिल होने का ऑफर दिया। उनका कहना है कि एआईएमआईएम पर हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं। हम इसे बदलना चाहते हैं और एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं। औरंगजेब के मजार के सामने नतमस्तक होने वाली एआईएमआईएम पार्टी का महाविकास आघाड़ी में शामिल होने का कोई भी सवाल नहीं उठता। राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस दलों की सत्ता है। ये 3 दल छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के विचारों पर काम करते हैं। एआईएमआईएम के साथ न कोई खुला और न ही कोई छुपा गठबंधन है।
पूरे राज्य में एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम के रूप में देख चुकी है। ऐसे में अब इस पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात शिवसेना अध्यक्ष संजय राउत ने कही। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से अब अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है उनकी ओर से सांसद इम्तियाज जलील ने खुद एनसीपी को ये ऑफर दिया है कि वो गठबंधन उनके साथ करना चाहते हैं। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए कल महाराष्ट्र राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से इम्तियाज जलील की मुलाकात हुई। जलील ने सीधे तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक जो ऑफर किया है, जिसे कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को सेफ रखने के लिए और महाराष्ट्र में बीजेपी की नो एंट्री के लिए जो है एमआईएम पार्टी जो है शामिल होना चाहती है और वो ऑफर करती है कि अगर वो चाहे तो एनसीपी और कांग्रेस मिलकर एक दल बना सकते हैं, एक पार्टी बना सकते हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपना वक्तव्य रखा गया है, शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने भी बात रखी है, जबकि बीजेपी ने इससे सिरे से इनकार करते हुए कह दिया है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब एमआईएम पार्टी जो है एनसीपी या किसी दल के साथ शामिल हो जाती। लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी देखा गया है। अगर एनसीपी और जो 3 दल हैं महाविकास आघाड़ी सरकार, हालांकि 2 पार्टियां जो हैं उसमें वो पूरे तरीके से इसके विपक्ष में है, इसका समर्थन नहीं कर रही हैं कि उनके साथ गठबंधन हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या बीजेपी को कोई फर्क, इसमें बीजेपी को आगे चुनावों में किसी तरीके की नुकसान? देखिए मुस्कान, जिस तरह से लगातार बीजेपी ये कह रही है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की एक बार महाराष्ट्र में सरकार फिर से बनेगी, जिस तरह से गोवा में बीजेपी की जीत हुई है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी बीजेपी की जीत होने वाली है, जिसको लेकर तीनों पार्टियों की जो दल है महाविकास आघाड़ी सरकार है, वो कहीं कहीं मंथन कर रही है। इस मंथन के बीच में एमआईएम द्वारा एंट्री लेना और एक कह देना वह उसके साथ आना चाहता है और बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना चाहता है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इशारा भी करता है कि किस तरह से बीजेपी के इशारे पर एमआईएम पार्टी जो है इन तीनों दलों से मिला, उनकी जो है जानकारी ली। लेकिन इस दौरान बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पे कहा है कि अगर शिवसेना जनाब शिवसेना होना चाहती है तो जाहिर तौर पर गठबंधन कर सकती है, लेकिन उसके गठबंधन से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, शिवसेना और कांग्रेस की ओर से क्या क्या बयान सामने आए सत्यप्रकाश? देखिए, कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले ने सीधे तौर पे कहा है कि एमआईएम पार्टी एक कट्टरपंथी पार्टी है और कांग्रेस हमेशा सभी दलों को लेकर चलने वाली पार्टी है, सभी दलों के सहयोग से चलने वाली पार्टी है, एकमत होकर चलने वाली पार्टी है। किसी एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी का हमारी महाविकास आघाड़ी में समावेश असंभव है। ऐसे में हम कतई इस पूरे मामले को स्वीकार नहीं करेंगे कि एमआईएम पार्टी के साथ हम गठबंधन करें और फिर सरकार में उन्हें शामिल करें। उधर शिवसेना की ओर से क्या कुछ बयान सामने आया? देखिए, संजय राउत ने सीधे तौर पे कहा है कि एमआईएम पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, यानी कि बीजेपी की दूसरी पार्टी है, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर ही एमआईएम पार्टी को जो है सब जगह उतारा गया। खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हुआ है, ऐसे में अखिलेश यादव को हराने की सबसे अहम भूमिका एमआईएम पार्टी की है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली एमआईएम पार्टी है, जिसके साथ किसी भी तरह का गठबंधन असंभव है। महाविकास आघाड़ी सरकार अभी महाराष्ट्र में चल रही है सत्यप्रकाश, जिसमें बीजेपी माफ कीजिएगा एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना है। अब शिवसेना और कांग्रेस ने दोनों ने ही किनारा कर लिया है इससे। एनसीपी का इस पर क्या कुछ अभी रुख देखने को मिल रहा है? क्योंकि राजेश टोपे जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मुलाकात हुई थी जब इम्तियाज जलील की उनकी माताजी का निधन हुआ था, इंतकाल हुआ था, उस समय वो मिलने गए थे, उस समय ये बात हुई। तो अब उनका क्या रुख दिखने को मिल रहा है उस पर?
देखिए, एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल ने अपना पक्ष रखा और सीधे तौर पे कहा है कि हम किसी भी हालत में बीजेपी के बी पार्ट 2 पार्टी के साथ हम सहयोग नहीं कर सकते, कोई युति नहीं कर सकते। ऐसे में अगर वह युति करना चाहती है तो सबसे पहले वह जो है बीजेपी को दूर कर यह तय करे, यह सिद्ध करे कि अब बीजेपी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, तब इस बात पे विचार किया जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले पर बीजेपी भी पीछे नहीं हटी। बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा। सीधे तौर पर कांदिवलीपुर के विधायक अतुल भाटकर ने सीधे तौर पर कहा कि अगर शिवसेना एमआईएम पार्टी के साथ नहीं जाना चाहती है तो शिवसेना को औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बदल कर रखना होगा, जिससे महाराष्ट्र की जनता को यह विश्वास हो जाएगा कि शिवसेना जो है जनाब शिवसेना नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। ठीक है, इस तरीके की बयानबाजी अब राजनीतिक भी होती जा रही है अलग अलग तरीके से। जिस तरीके से आपने बताया नाम बदलने की एक जो कह सकते हैं कि राजनीति होती है, उस पर भी अब आरोप प्रत्यारोप होने लगे हैं। इसको लेकर और भी कई प्रतिक्रियाएं सत्यप्रकाश सामने आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बावजूद इसके बीजेपी क्यों इस पर फिर तंज कस रही है? देखिए, एमआईएम पार्टी एक विशेष दल और विशेष कट्टरवादी पार्टी के तौर पे जानी जाती, खासकर हिंदू विरोधी पार्टी के नाम पे जानी जाती है। महाराष्ट्र में अगर वोट बिगाड़ने का काम कोई कर सकता है तो वो एमआईएम पार्टी कर सकती है। रही बात बीजेपी को, इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीजेपी को पता है कि मुस्लिम वोटरों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। मुस्लिम वोटरों के ऊपर बीजेपी चलती नहीं है और बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करती है कि कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है और हिंदू के समर्थन में खड़ी रहती है। ऐसे में ये एक आंकड़ा माना जा रहा है कि अगर एमआईएम पार्टी किसी के साथ युति करती है तो बीजेपी का उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके की बात है, दोनों कट्टरता को जाहिर करते हैं, उसके बावजूद भी एमआईएम जो है उसको बी टीम कहा जाता है बीजेपी की महाराष्ट्र में। देखिए, बीजेपी का एक स्टैंड रहा है कि वह कट्टर हिंदुत्ववादी है, एमआईएम का स्टैंड रहा है कि वह कट्टर मुस्लिमवादी है। ऐसे में कोई भी पार्टी किसी भी एक विशेष समुदाय को ग्रहण नहीं कर सकती, स्वीकार नहीं कर सकती। जो किसी एक विशेष समुदाय के लिए पार्टी बनाई हो और एक विशेष समुदाय की बात करती हो। ऐसे में कांग्रेस सार्वजनिक समुदाय वाली पार्टी है, कांग्रेस सभी दलों को लेकर चलने वाली पार्टी है। शिवसेना का भी एक कट्टर है कि वो हिंदुत्ववादी को छोड़ना नहीं चाहती है, भले ऑन पेपर छोड़े लेकिन जुबानों पे नहीं छोड़ना चाहती है। एनसीपी है, सर्वदलीय पार्टी है, तो जाहिर तौर पर महायुति वाली सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार किसी भी हाल में एमआईएम को स्वीकार नहीं करेगी। इस तरह का जो है स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।